कहा था कि प्रेमचंद के इतिहास में हो सकता है घटनाएं या पात्र असत्य हो, तिथियां गलत हो, लेकिन अगर उस समय के इतिहास को भी नष्ट कर दिया जाए तब भी हम उनके कथा साहित्य को पढ़ करके एक नए इतिहास को लिख सकते हैं, उस समय के समाज को समझ सकते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा अपने हिंदी विभाग की, मैं आग्रह करूंगा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा मैम से कि वो स्वागत वक्तव्य के द्वारा हमारी प्राचार्य महोदया हैं प्रोफेसर शशि प्रभा। सबसे पहले महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर शशि खन्ना, वे साथी डॉक्टर जीवन सर, डॉक्टर सावे, डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर रीना प्रताप, डॉक्टर पूजा सिंह, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर सोना गुप्ता, डॉक्टर दुर्गा, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर प्रशांत और प्यार, आप सभी को प्रेमचंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और आज हम जिस शख्स की पुण्यतिथि मना साधारण लोग तो दुनिया में आते हैं और चले, कुछ ऐसे ही दुल्ले होते हैं जो समय रहने पर अपने पदचिन्ह छोड़ जाते हैं और हमेशा के लिए। तो प्रेमचंद ऐसे ही साहित्यकार हैं कि जब तक ये दुनिया रखेगी तब तक प्रेमचंद रहेंगे। प्रेमचंद की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमारे समाज का जो दबा पिछड़ा हाशिए पर पड़ा हुआ व्यक्ति है, प्रेमचंद ने सबसे पहले उसे केंद्र में रखा। आप प्रेमचंद से पहले का साहित्य उठाकर देख लीजिएगा, उसमें उच्च वर्ग राजा महाराजाओं परियों इनकी कहानियां, और आप प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़े, कोई उपन्यास पढ़े तो उसमें उसके केंद्र में सामान्य व्यक्ति ही है जो समाज में पीड़ित है, दुखी है, बेसहारा है। एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए प्रेमचंद ने उस सर्वहारा वर्ग को एक आवाज दी, एक जवान दी। प्रेमचंद की अगर उपन्यासों की बात करें या कहानियों की बात करें तो मैं एक कहानी है उनकी, बहुत ऐसे तो उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मैं पढ़ने में जो मैंने पढ़ी है, कफन कहानी पढ़ी तो बहुत सारी हैं, लेकिन कफन कहानी का जिक्र मैं आपको जरूर करना। प्रेमचंद की कफन कहानी, उसके पात्र माधव, तीन मुख्य पात्र। माधव की पत्नी प्रसव वेदना से तड़पती और वो दोनों विष्णु और माधव बहुत गरीब तबके की वहां काम चोर थी। बाहर वो पत्नी जो बहू है उस घर की प्रसव की पीड़ा से तड़प रही है और घीसू और माधव आलाप में आलू भूनकर खा रहे हैं। घीसू माधव से कहता है कि जाके देखता क्यों नहीं, तो तेरी पत्नी तड़प रही। तो माधव कहता मैं क्यों जाऊँ। माधव को कहीं भी डर है कि अगर मैं चला गया तो पीछे से ज्यादा आलू खा जाया करेंगे। तो मतलब अब ये हम प्रश्न ये है, ये बने क्यों, इतने आलसी ये बने क्यों? क्योंकि जिस समाज में वो व्यक्ति रहते हैं, घीसू और माधव जो रोज काम करते हैं, उन लोगों की दशा भी कोई अच्छी नहीं है उनकी। तो उसमें क्या बुराई कि काम करके भी कुछ नहीं मिलना और काम ना करने से भी कुछ नहीं मिलना, तो वो निकम्मे और आलसी हो गए हैं। ऐसी प्रसव वेदना में माधव की पत्नी बुढ़िया की मृत्यु होगा। अब उन्हें चिंता है, ऐसा नहीं उन्हें दुख नहीं होगा, घर की बहू मरती है या बच्चा होने वाला है तो उन्हें भी बहुत दुख होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें चिंता है कि इसका कफन कैसे होगा। फिर वो कफन के लिए पैसे मांगने के लिए जाते हैं। जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक शराब की दुकान के सामने जाके रुक जाते, चिल्ला जाते हैं। फिर वो वहाँ से खूब शराब पीते हैं, खाना पीना खाते हैं और अपनी पुरानी दिनों की याद करता है कि किस तरह से ठाकुर की बारात में गए थे और हमने किस तरह से खाना खाया था। बात यह है कि उस कफन के पैसे जब उन्हें खा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें चिंता भी है कि अब क्या होगा। तो घीसू क्या माधव को समझाता है कोई नहीं, जिन्होंने अब दिया है वो फिर भी देंगे। और बाद में प्रेमचंद एक प्रश्न हमारे लिए छोड़ के जाते हैं कि जिस औरत को मरते दम तक जीते जी एक साड़ी नसीब हुई, जिसे फटे पुराने कपड़े मिले पहनने के लिए, उसे नया कफन क्यों चाहिए? अब कोई मरता है तो सबसे पहले उसे कफन दिया जाता है, मतलब कफन होना ही चाहिए नया। आज भी कई बार आता अपने कफन का इंतजाम करके जाते। तो प्रेमचंद की चाहे कोई कहानी पढ़ लो, चाहे कोई उपन्यास पढ़ लो, तो उसमें ऐसा ही वर्ग है
जो समाज में दबा कुचला है, जिसे समाज में हाशिए पर धकेल दिया गया है। और प्रेमचंद को जब भी मैं पढ़ती हूँ हमेशा ऐसा लगता है, और प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि कल उस समय। क्यों? जिस पीड़ा को प्रेमचंद ने दिखाया है अपने साहित्य में, क्या आज आप सब लोग सुखी हैं? आज सुखी हैं? आज किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। समाज में अन्याय और अत्याचार जब तक होता रहेगा प्रेमचंद इस समाज में जीवित